around 17 plus years of experience. कि जिस साल में पास आउट हुआ Okay. बिग आईटी रिसेशन, अरे बाप रे। उस टाइम पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। जो कैंपस इंटरव्यूज होता है वो भी नहीं हुआ। मुझे टेक महिंद्रा पुणे में 2009 में अपॉर्चुनिटी मिला। तो आप सैटरडे संडे काम कर रहे हो कंटिन्यूसली? सैटरडे संडे करना पड़ता है, वीकडे में ही वीक ऑफ्स मिलता है। So can we run the patch on multiple database? How is the Oracle support? Apart from Oracle database, मैं सऊदी में काम कर रहा हूँ, is it on premises or cloud side? तो अभी वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी रहता है, क्योंकि क्लाउड में तो वो डेटा कभी भी हैक हो सकता है। बहुत In terms of package, cloud वालों का ज़्यादा है। ओरेकल टॉप में क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके हिसाब से ओवरऑल मार्केट में? सी डीबीए में ये हेल्प नहीं करेगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली आईटी इंडस्ट्री में कैसे होता है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। अगर कोई इनिशिएट कर रहा है अपना करियर डेटाबेस में, द मेन थिंग ही हैज टू डू इज जॉब थोड़े कम हो जाएंगे, बट Hi, my name is Ankush. I am CEO and founder of Learnomate Technologies. And currently, today we have Guru Datta is there. He is having around 17 plus years of experience as a senior Oracle DBA. तो मैक्सिमम जो हमारा लर्नोमेट का जो ऑडियंस है दे आर वर्किंग एज ओरेकल डीबीए और बेसिकली दे वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द ओरेकल डीबीए एंड दैट इज द रीजन आई थॉट लाइक आई विल पर्सनली मीट गुरु दत्ता एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हिज जर्नी एंड हाउ। हाय गुरु दत्ता, कैसे लगा हाय आपको? सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, हम्म, यूजुअली वो कैसे होता है, ऑनलाइन चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती है जो आप सिर्फ स्टडी मटेरियल या कुछ यूज़ करते हैं, करेक्ट। बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर शेयर करना एक बहुत होता है। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो मुझे आज शेयर करने का मौका आपने दिया, तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। सो गुरु दत्ता, आपका मतलब जब मैं एक्सपीरियंस पढ़ रहा था, बेसिकली आई गॉट योर रिज्यूमे, तो मतलब 17 इयर्स लाइक इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट? करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली आपका जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ? आपने मतलब डायरेक्टली आप डीबी में गए कि कैसे हुआ ओवरऑल? तो मेरा ऐसा है ना, तो मैंने मेरा एजुकेशन जो है मैंने बीसीए किया हुआ है ठीक है। फ्रॉम एमआईटी कॉलेज पुणे। अच्छा। तो बीसीए करने के बाद ऐसा हुआ कि जिस साल में पास आउट हुआ वो था 2008, व्हिच वाज ओके। अ बिग आईटी रिसेशन। करेक्ट। हाँ। तो उस टाइम पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। राइट। इवन जो कैंपस इंटरव्यूज होता है वो भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो मेरा लक बोल सकते हैं, या आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, एक बानेर में ट्राइम्सिस करके ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाइप ही है। हम्म। तो वहाँ पे मुझे 6 महीने का उनकी वजह से बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला। तो वहाँ पे मैं ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, हम्म। ओरेकल डीबीए का कोर्स, हम्म। उसके बाद एसक्यूएल, पीएल मुझे सीखने मिला। हम्म। और वो सीखने के बाद तो उन्होंने हमें मुंबई में एक क्लाइंट लोकेशन है, जहाँ पे उनका 2 साल का बॉन्ड था, हम्म। तो उन्होंने क्लाइंट लोकेशन पे भेजा था। तो वहाँ पे इनिशियली आई स्टार्टेड माय करियर एज़ एन ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डेवलपर। ओके। हम्म। तो वो हुआ, मेरा वो करियर चल रहा था, और मैंने ओरेकल डीबीए मैंने पहले से ही पढ़ाई किया था। अच्छा। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला था। तो वो स्टडी करते-करते लकीली मुझे टेक महिंद्रा पुणे में 2009 में अपॉर्च्युनिटी मिला एज अ ओरेकल। एज़ एन ओरेकल डीबी। अच्छा। मतलब उन्होंने एज़ अ फ्रेशर ही हायर किया, ओके। बट वो फ्रेशर ही हायर करने के बाद 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है उनका। हम्म। वो ट्रेनिंग होने के बाद मुझे डायरेक्टली उन्होंने मेरा इंटरेस्ट और मेरा नॉलेज देख के मुझे डायरेक्टली ओरेकल डीबीए प्रोजेक्ट में डाल दिया। ओके। तो वहाँ से मेरा ओरेकल डीबीए जर्नी शुरू हुआ शुरू एक्चुअली। हुआ। तो फिर आपने कभी मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग लिया या फिर टेकेम में जब आपको फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट मिला या फिर आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट में एनरोल हो गए? नहीं, मेरा बैकग्राउंड जैसा मैंने बताया, अच्छा। ट्रांसिस में मुझे ओरेकल वगैरह सब सीखा था मैं। ओके। बट एज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग टेक महिंद्रा में भी हमको वो ट्रेनिंग दिया गया, ओके। ओरेकल डीबीए का। और उसके बाद फिर एक असेसमेंट वगैरह होता है, जिसमें उन्होंने देखा कि पर्सन का कहाँ पे इंटरेस्ट है, उसको नॉलेज कितना है। उस बेसिस पे उन्होंने मुझे डायरेक्टली ओरेकल डीबीए प्रोजेक्ट में डाल दिया। अच्छा। और वो पहला ही क्लाइंट जो मुझे मिला, वो एक बहुत बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री है अच्छा। यूएस का। हाँ। वो प्रोजेक्ट में मिला, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र और सीखने वहाँ पे बहुत मिला। ओके। तो उस टाइम पे ओरेकल 8i वगैरह था, अरे 8i बाप 9i, रे! मतलब काफ़ी टाइम से आप काफ़ी टाइम उस काम टाइम कर पे। रहे हो। अभी जो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी करंट प्रोजेक्ट में या फिर लास्ट प्रोजेक्ट में आप क्या कर रहे हो? तो अभी मैं एज़ एन एसएमई हूँ, जो मेरे क्लाइंट के लिए एसएमई के रूप में मैं फ़ोकस्ड हूँ। अच्छा। तो इट्स बेसिकली टीम हैंडल करना पड़ता है मुझे पूरा। ठीक है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कोर ओरेकल पैचिंग रिलेटेड है। अरे बाप रे! मतलब आप डेली मतलब पैच ही कर रहे हो? पैचेस ही होता है, अच्छा। मतलब क्वार्टरली पैचेस जो रिलीज़ होते हैं, ओके। पीएसयू पैचेस ओरेकल के। तो वो पैचिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम ऑटोमेशन वगैरह बिल्ड करते हैं यूजिंग एंसिबल एंड ऑल। तो ऑटोमेशन के थ्रू जहाँ पे आपको सिर्फ मैन्युअली पैचिंग करने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू ट्रिगर सम
कमांड्स, अच्छा दैट्स इट, एंड इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर। अच्छा तो उसमें है, और हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस वी हैव। तो वो एप्लीकेशंस का हमको पूरा का पूरा एवरी क्वार्टर वी हैव टू मैनेज, फ्रॉम गेटिंग द डाउन टाइम फ्रॉम द रिक्वायर्ड डाउन टाइम फ्रॉम ओके एप्लीकेशन, प्लानिंग एंड ऑल। फिर उस हिसाब से एवरी वीकेंड, जैसे आप आईटी में देखोगे तो प्रोडक्शन आपको यूजुअली वीकेंड्स को ही करना होता है, राइट हाँ तो उस हिसाब से हमारा पैचिंग वो पूरा क्वार्टरली करना पड़ता है। तो आप सैटरडे संडे काम कर रहे हो कंटिन्यूसली सैटरडे संडे करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन रहेगा तो आप हाँ। वीकडे में कर नहीं सकते, क्योंकि Right. बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होता है। राइट तो आपको वीकडे में ही वीक ऑफ्स मिलता है, आपको वीक तो में करना पड़ता है। आपका जो काम है ये अभी फिलहाल जो मैं समझ रहा हूँ तो बाकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में फिर आपका रोल नहीं है उधर नहीं, बाकी डीबीए के रोल में नहीं है। हाँ, अगर पैचिंग रिलेटेड कुछ बग फिक्सेस आया या कुछ इश्यूज आया, उसमें हम कर सकते हैं, बट दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अच्छा क्योंकि फिर वो जो इश्यूज है वो एक्चुअल प्रोडक्शन डीबीएस जो होते हैं, ओके जो एंड टू एंड डेटाबेस के ओनर होते हैं, वो लोग हैंडल करते हैं। ओके ये रोल भी मैंने देखा है मतलब अब जैसे जहाँ तक मैंने काम किया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने क्या देखा कि हम लोगों को सब कुछ हैंडल करना पड़ता था करेक्ट 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 यू आर गोइंग टू डू द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो कि भाई कुछ डेटाबेस में प्रॉब्लम आ गया वो भी आपको फिक्स करना है तीसरे में मतलब हर क्वार्टर में आपको पैच भी मारना है बराबर। बट कुछ भी प्रोजेक्ट में मैंने ये भी देखा कि उनका स्पेसिफिक टीम होता है लाइक स्पेसिफिक टीम होता जैसे परफॉर्मेंस का टीम आ गया फिर आपका पैचिंग का है, ओएस का अलग आएगा, आपका अच्छा स्टोरेज का आएगा, हाँ तो वो टीम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ्स। अच्छा अभी जैसे ओएस वाला, हमें नॉलेज है, ओएस का बेसिक नॉलेज है, बट एक्चुअल कोर जो पर्सन होता है ओएस का, उनको अलग टेक्निकल नॉलेज होता है, अच्छा तो उसकी वजह से वो आईटीज में यूजुअली टीम डिवाइडेड ही होते हैं। ओके हाँ, तो इसके पहले जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे मुझे ऑन साइट एक्सपोजर भी है, मैं सऊदी में काम कर अरे चुका बाप हूँ, रे तो वहाँ पे कैसे वी यूज टू हैंडल एवरीथिंग, अच्छा मतलब अपग्रेडेशन हो, आपका माइग्रेशन हो, आपका पैचेस हो, हम्म, प्लस डेटाबेस रिलेटेड कुछ इश्यूज आया, बग्स आए, तो फिर जैसे अपना यूजुअली आप देख सकते हो ओरा 600 इज अ बेसिक एरर दैट यूजुअली कम्स, हाँ जो राइट आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, इट हैज टू डन इंटरनल इश्यूज है ओरेकल। तो फिर उसको एसआर रेस करना, हाँ फिर अपना सिक्स सिग्मा के प्रोसेसेस होते हैं अच्छा जो हमको फॉलो करना होता है, क्योंकि एवरी आईटी फर्म इज फॉलोइंग सिक्स सिग्मा, जहाँ पे पूरा एक एसडीएलसी लाइफ साइकिल होता है, तो वो हमको फॉलो करना पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार पैचिंग कर करके मतलब उसका जो इंटरनल है करेक्ट। कि भाई दुनिया का कोई भी पैचिंग का इशू आया तो आप लोग फिक्स करवा सकते हैं हाँ, वो लगा एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे पैचेस किए हमने। हाँ अभी मैं पिछले 2 ढाई साल से मैं पैचिंग प्रोजेक्ट में ही हूँ। अच्छा एक्चुअली मैं पैचिंग नहीं इनिशिएट करता, मैं पूरा मैनेजमेंट रोल देखता हूँ अभी फिलहाल, ओके क्योंकि मेरा वो लेवल पे, एसएमई लेवल पे प्रमोशन हुआ है। हाँ, ओनली इफ देयर आर क्रिटिकल इश्यूज, देन ओनली आई गेट इनटू टू सपोर्ट द टीम। ओके तो उसके अलावा तो मेरा एज अ टेक्निकल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। अच्छा करेक्ट। तो ये जब हम पैचिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैचेस होंगे राइट जस्ट जस्ट इन टेक्निकल वर्ड्स आप कौन से पैच अप्लाई कर रहे हो फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो अपना क्वार्टरली पीएसयू रिलीज PSU पैच पीएसयू अपडेट्स जो होता है, सिक्योरिटी पैचेस विद अलोंग विद द बग फिक्सेस, वही पैचेस होते हैं। आपने बोलते बोलते एक चीज बोली कि लाइक यू आर ट्राइंग टू ऑटोमेट द प्रोसेस रिलेटेड टू द पैचिंग सो ये चीज क्या है मतलब थोड़ा ऑडियंस के लिए ऑटोमेशन इज नथिंग बट, जैसे हम मैन्युअली, जैसे आपको पता होगा जब ओरेकल पैच करते हैं, जैसे रैक एनवायरनमेंट हो, राइट तो आपको पहले ग्रिड एनवायरनमेंट पैच करना पैच पड़ता है, वो भी ओपैच अप्लाई वगैरह कमांड्स यूज करके, राइट उसके प्री चेक्स वगैरह करना पड़ता है। हम्म तो ऑटोमेशन में कैसे होता है, ये एंसिबल वगैरह के थ्रू यूज हो जाता है, हम्म जिसमें आप एक प्लेबुक्स टाइप बना दोगे आप। तो उसको कैसे, उसमें सारा डेटा दिया जाता है, आपको क्या करना है उसमें, उसका पूरा कोड रेडी रहता है, हम्म आपको सिर्फ उसमें आपका कौन सा वर्जन अप्लाई करना है, फिर उसका जो प्रोविजनिंग होता है, जो हम बोलते हैं हम्म सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सब ऑटोमेटिकली वो इंटरनली करेगा। आपको सिर्फ उसका होम लोकेशन देना है, हम्म, आपका सर्वर का नाम देना है, अच्छा और आपको कौन सा वर्जन पैच करना है उतना देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे, इट्स जीयूआई टूल, हम्म आप क्लिक करोगे, वो पूरा पैचिंग तो वो टूल का नाम क्या बोले आपने एंसिबल के थ्रू। अच्छा एनसिबल के थ्रू हो जाएगा एंसिबल तो एनसिबल इंटरनली कोई स्क्रिप्ट मतलब कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज कर रहा है और एनसिबल इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज एंसिबल इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज जो ऑटोमेशन के लिए है, ओके जो गिटहब वगैरह या फिर पाइथन वगैरह इसके साथ बिल्ड होता है। अच्छा अच्छा करेक्ट। सो कैन वी रन द पैच ऑन मल्टीपल डेटाबेस एट अ टाइम एग्जैक्टली, यू अच्छा कैन डू दैट। अभी हम लोग जो करते हैं वो ऑलमोस्ट एक 100-200 डीबीज एक टाइम पे हम दे देते हैं, अरे वो बाप रे ऑटोमेटिकली पैच करता है। फिर हमारा काम जो बचता है कि सिर्फ आप मॉनिटर करते रहो लॉग्स, ओके कुछ इशू आया तो वो फिक्स करो और उसको रीरन करो। तो बहुत बार लोग ना ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैं अगर पैच मार रहा हूँ पैच मारते मारते टाइम पे अगर कोई इशू आया
एक जनरल आप सजेशन दे सकते हो कि क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करती है लोग? पैच में पहले तो आपका पैच का लॉग होता है, तो पैच के लॉग में आपको पूरा एरर दिया जाता है कि मतलब क्या एरर है उसमें। वो उधर आपको बेसिक समझ जाता है, मतलब वो स्पेस रिलेटेड इशू है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स रादर आप जब प्रीचेक्स करते हो जो पैचिंग के पहले, उसमें ही पकड़े जाते हैं। ओके। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो हम रोल बैक वगैरह करते हैं, उसके अलग स्टेप्स होते हैं। हम्म। बट अगर वैसे कुछ एरर आए तो वो लॉग में आपको दिख जाते हैं। ओके। फिर आप जाके आपके अलर्ट लॉग में देख सकते हो, जो ओरेकल डेटाबेस का अलर्ट लॉग है उसमें आप मोर यू कैन डीप डाउन इनटू इट। फिर सीआरएस का लॉग है, अगर क्लस्टर रिलेटेड कुछ है तो वो ये 3-4 बेसिक लॉग्स है जो पढ़ के आपको एरर समझ जाता है। एंड ओरेकल टचवुड इट इज ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन से इट हैज अ डेटाबेस जहाँ पे आपको लॉग्स में बहुत क्लैरिटी मिलता है। क्लियर को लॉग्स पढ़ पढ़ के के आना चाहिए। वो पकड़ने आना चाहिए कि हाँ। कहाँ पे इशू है, क्या है। नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा स्ट्रीमलाइन्ड है उनका, और वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप मतलब एक 2-4 बार एक अलर्ट लॉग देखोगे ना, आपको सब सीक्वेंस समझ में आएगा। और मतलब और ख़ासियत क्या है ना, उसको आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन अगर आपको अलर्ट लॉग में नहीं मिलता है भाई, आप सेशन लेवल पे ट्रेस लगा दो, करेक्ट। वहाँ पे देखो। मतलब आप बोलो कि आपको क्या देखना क्या है, देखना है? आप हर चीज़ को देख सकते हो, सिर्फ़ बंदे को पढ़ते आना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि कौन-सा एरर है और वो मेरे रिलेटेड ही है। क्योंकि अलर्ट लॉग में बहुत सारे एरर होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, डेट वाइज़ होते हैं, टाइम वाइज़ होते हैं। राइट, तो आपको वो देखने आना चाहिए कि मैं कौन-सा एरर देख रहा हूँ, ये कब टाइम स्टैम्प पे आया है, राइट, जब मेरा इश्यू आया है एक्चुअल में उसी टाइम का देख रहा हूँ क्या नहीं। क्योंकि अलर्ट लॉग आपके बड़े रहते हैं। राइट। तो वो अलर्ट लॉग अगर आप पिछले साल का अगर अलर्ट लॉग का कुछ देख रहे हो एरर, तो हुँ, वो नहीं समझ में आएगा। बराबर है। लेटेस्ट लॉग देखते आना चाहिए। और एक चीज़ कि जैसे आप बोलते हो पैचिंग, जब आप बोल रहे हो पैच कर रहे हो, मतलब आप दिन-रात ओरेकल सपोर्ट के साथ में भी हो। नहीं, ओरेकल सपोर्ट के साथ इतना हमारा नहीं होता इंटरेक्शन। हुँ। वो कब होता है जब हमको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मिला है, अच्छा, तो उसके रेज़ोल्यूशन के लिए हमको एसएसआरएस करना तो पड़ता वो क्या देता है, मर्ज पैच आपको? है। नहीं, तो वो स्टेप्स देते हैं आपको कि अच्छा। अगर वन ऑफ पैच है तो हुँ, उसको रोल बैक करके पूरा पैचिंग होने के बाद उसको टॉप अप मारना होता है। ठीक है। मतलब जो भी अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अब अप्रैल मार रहा हूँ मैं, अप्रैल में तो अगर जैन में कुछ बग है जो कॉन्फ्लिक्टिंग है वन ऑफ पैच, हुँ, तो वो रोल बैक करके वो एक दूसरा वन ऑफ पैच देंगे, हुँ। जो आपका पैचिंग होने के बाद आपको सिर्फ़ उस पे अप्लाई करना है। अच्छा। हाँ। ओवरऑल आपको क्या लगा, मतलब जब ओरेकल से डिस्कस कर रहे हो, जितना भी हुँ, टाइम आपने अपने पूरे करियर में हुँ, देखा, हुँ। हाउ इज़ द ओरेकल सपोर्ट? ओरेकल सपोर्ट इज़ ग्रेट। मतलब उनका बट प्रायोरिटी वाइज़ होता है। अच्छा, अगर आपका सीवियर इश्यू है तो दे विल बी हैविंग, और वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी होता है, अच्छा। आप देखोगे तो। हुँ, हुँ, मतलब आपका जो बॉन्ड साइन है ओरेकल सपोर्ट के साथ, हुँ। उस पे भी होता है। अभी कुछ-कुछ क्लाइंट्स मैंने देखे हैं मेरे करियर में, जहाँ पे ओरेकल का एक बंदा आपके साथ फ्लोर पे 24 घंटे रहेगा। हाँ, तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे है। आई गेस अगर आप बेस गोल्ड पार्टनर एंड समथिंग कुछ होता है करेक्ट, करेक्ट, उसमें। करेक्ट। तो वो ऑन फ्लोर आपको एक पार्टनर मिलेगा जो आपके साथ 24 घंटे रहेगा। तो ही विल बी देयर। अगर आपको कुछ इश्यूज़ आए जो आप हैंडल नहीं कर सकते, देन ही विल गेट इंटू इट। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो एक एग्रीमेंट्स होता है ओरेकल के साथ। अपार्ट फ्रॉम ओरेकल डेटाबेस कभी चांस मिला कि लाइक यू गॉट अ चांस टू वर्क विद अनदर डेटाबेसेस? अनदर डेटाबेस एज़ इन मैं ज़्यादा तो नहीं चांस मिला मुझे, बट एक 5-6 साल पहले जब मैं कॉग्निजेंट में काम करता था, तो हुँ, देयर वाज़ अ टेस्टिंग प्रोजेक्ट। अच्छा। सो उनका कैसे होता था, व्हाटएवर प्रोजेक्ट जो ओरेकल का हो या मायस्क्वेल हो, साइबेस हो, हुँ, इनका वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डेटाबेस मॉडिफाई करते थे। अच्छा। उनका एक फ्लेवर बनाते थे। तो वो बनने के बाद हम कैसे करते थे, उसको टेस्टिंग करना एंड टू एंड, उसका इंस्टॉलेशन से लेके उसका अपग्रेडेशन वगैरह, उसका वर्कफ्लो वगैरह सब प्रॉपर चल रहा है नहीं। तो वो एक मुझे एक्सपोज़र मिला था। फिर थोड़ा-सा मुझे पोस्टग्रेस में भी मिला था अपॉर्च्युनिटी, बट अनफॉर्च्युनेटली उस टाइम पे मुझे ऑन साइट मिला तो वो प्रोजेक्ट मेरा रह गया। अच्छा, अच्छा। आजकल ना हम लोग जब ओरेकल की बात करते हैं तो क्लाउड की भी बात कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो जैसे आप बोलते हो कि लाइक वी यू आर रिस्पांसिबल टू अप्लाई द पैच आल्सो। तो आप जो अभी डेटाबेस हैंडल कर रहे हो, इज़ इट ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड साइड? नो, इट इज़ ऑन प्रेमिसेस, डेडिकेटेड। अच्छा, हाँ, हमारे पास मतलब उसमें भी आपको मैं बताता हूँ, पैचिंग में भी टीम डिवाइडेड है। अच्छा। क्लाउड का पैचिंग करने वाली अलग टीम रहेगी, हुँ। और डेडिकेटेड जो अपना ओरेकल सर्वर रहता है, उस पे करने वाले अलग टीम है। ओके, तो वो 2 टीम अलग डिवाइड होते हैं। तो मैं एंटायरली क्लाउड और ये दोनों मैनेज करता हूँ ओके। एज़ एन एसएमई, बट वो अलग-अलग डिवीज़न होता है। तो क्लाउड पे जो पैच आप मारते हो, हुँ। उसका रिस्पांसिबिलिटी डीबी की होता है या फिर द क्लाउड पीपल विल टेक केयर? नहीं, नहीं, डीबीए की ही होता है। डीबी का। द ओनली थिंग इज़ अगर उसमें कुछ इश्यू आए तो क्लाउड पीपल के पास आपको जाना पड़ता है। तो तो वो ओरेकल के उसमें पास में आप जाओगे डायरेक्टली? हाँ, ओरेकल क्लाउड। ओरेकल क्लाउड के पास में। करेक्ट। अभी वही डिबेट चल रहा है मार्केट के अंदर। व्हाट डू यू थिंक कि जो अभी डेटाबेस है या फिर फ्यूचर में जो आएँगे,
ऑन प्रीमाइसेस खत्म होने वाला है कि क्या लगता है आपको कि रहेगा, नहीं रहेगा, क्लाउड भी रहेगा या फिर ऑन प्रीमाइस भी रहेगा, दोनों रहेंगे? कैसा आप देख रहे हो इस चीज़ को? नहीं, ऑन प्रेमाइस भी रहेगा, बट अभी ऑन प्रेमाइस से लोग क्लाउड में क्यों मूव हो रहे हैं? द मेन फैक्टर इज कॉस्ट। अच्छा, क्योंकि आपको अगर ऑन प्रेमाइस रखना है तो आपको खुद का डेटा सेंटर रखना है। करेक्ट, हाँ। डेटा सेंटर फिर उसका बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लाउड में कैसा है, यू आर जस्ट टेकिंग व्हाटएवर यू नीड। अच्छा, मतलब आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आपको अगर आप जितना, जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे रेंट पे गाड़ी लेना और खुद का ओन करना। बराबर, अगर आप खुद का ओन गाड़ी करोगे तो फिर उसमें आपको पूरा मेंटेनेंस वगैरह रखना पड़ता है, राइट, सब आपको देखना है। रेंट पे लोगे तो ठीक है, हाँ, मुझे डेस्टिनेशन जाना है, मैं पेट्रोल वगैरह जो डालूंगा राइट, उतना ही मेरा यूज होगा। तो अभी वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी रहता है, क्योंकि क्लाउड में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट नहीं करते। वो खुद का डेटा सेंटर रखना चाहते हैं, क्योंकि क्लाउड डेटा सेंटर मतलब अब दूसरे कंपनी के डेटा सेंटर में आपका डेटा है, करेक्ट, विच इज मैनेज बाय देम। राइट, तो जो कंपनीज कंफर्टेबल है विथ रिगार्ड्स टू दैट, वो उनका वो एप्लीकेशंस, वो डेटाबेसेस वो मूव करते हैं क्लाउड पे। ओके, बट सारा मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि अगर आप पूरा डेटा क्लाइंट अपना क्लाउड के क्लाइंट पे डाल रहे हो तो वो डेटा कभी भी हैक हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस राइट, है उसमें। राइट, राइट। सो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एक वेरी क्रिटिकल डेटा मतलब बेसिकली आपका बैंकिंग डेटा होता है, राइट? सो दैट विल बी देयर ऑन द ऑन प्रीमाइसेस मोस्टली। कहीं भी ऐसा हो सकता है कुछ पोर्शन वो डाल दे हाँ, हाइड्रेट मतलब उनका जो रिपोर्टिंग डेटाबेसेस होते हैं या जो नॉन क्रिटिकल है, जिसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं है ज्यादा, वो क्लाउड पे वो डाल देते हैं, तो उसमें उनका कॉस्ट वो सेव हो जाता है। अभी आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा सेंटर्स ऑलरेडी बिल्ट है, सबका है। तो जो भी उनका क्रिटिकल डेटा है वो उनके ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर पे ही रख दे। फिर अच्छा, वो बैंकिंग हो या टेलीकॉम हो। टेलीकॉम भी लोग बोलते हैं इतना क्रिटिकल नहीं, बट उनका पूरा क्लाइंट का डेटा होता है राइट उसमें। ऑब्वियसली क्योंकि एक चीज़ भी आपकी बेसिकली आजकल तो सब कुछ डेटा पे चल डेटा रहा है। नहीं चल रहा है, अगर डेटा इधर-उधर हो गया हो तो गया आपका बिज़नेस बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा वो। और बैंकिंग में तो आप रिस्क नहीं ले सकते, टेलीकॉम में फिर भी थोड़ा बहुत इधर ले उधर चल सकता है, बट बैंकिंग सेक्टर आई डोंट थिंक वो इतना जल्दी अडॉप्ट हो जाएगा। अभी फिर आपने कभी क्लाउड पे पैच किया है? आप कर रहे हो इधर? हाँ, अच्छा। क्लाउड पे पैच, क्लाउड पे तो बहुत ईज़ी है। हुँ, क्लाउड पे तो ऑलरेडी उनका वो साइट रहता है, उसी पे जाके आपको, जैसे ये ऑटोमेटेड है, हाँ, ये सिर्फ़ ऑटोमेशन ऑन प्रीमाइसेस के लिए आ गया। राइट। वही सेम चीज़ ऑलरेडी क्लाउड पे है। हाँ, उधर तो आप डायरेक्टली आपका क्रेडेंशियल चलता होगा। क्रेडेंशियल्स रहता है, हुँ, आप लॉगिन करो, आपके जो डेटाबेसेस है उसमें इनपुट्स दो, हुँ। दैट्स इट। आपको क्लिक करना है। तो आपके पास में जो टीम है हुँ, हुँ। तो मेबी मेरे हिसाब से अभी 2 टाइप की टीम होगी, एक ऑन प्रीमाइसेस टीम है, क्लाउड वाली टीम है। इन टर्म्स ऑफ पैकेज ऐसा कुछ फ़र्क है कि भाई क्लाउड वालों का ज़्यादा है, नहीं, ऑन प्रीमाइसेस वाले का कम पैकेज है? में ऐसा डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों सेम लेवल का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर जो मार्केट में उस एक्सपीरियंस के लिए जो भी सैलरी पैकेज है, हुँ, उतना आपको मिलेगा। अच्छा, और अभी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, ये टास्क के लिए एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा नहीं देख रहे, ओके। क्योंकि ये बहुत छोटा टास्क है। हुँ, तो इसमें 2-3 साल का भी अगर किसी को डीबी का एक्सपीरियंस है, वो पैचेज़ कर सकता है ईज़िली। अच्छा, तो एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत नहीं, एक्सपीरियंस लोगों की कहाँ पे ज़रूरत है, वो टोटल मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होता है, राइट, वो मैनेज करना। अगर इश्यूज़ आए जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस नहीं यूजुअली हैंडल कर सकते, उस केस में थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लोग रखे जाते हैं। अच्छा। तो ऑटोमेशन जिस प्रकार से आया है मार्केट में, उसमें एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत खतरा है। अगर आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, हाँ, तो यू हैव टू स्ट्रगल। सो यू मीन टू से कि आपको क्या मल्टीपल डेटाबेस भी पता होने ज़रूरी है? वो बहुत अच्छा है। हुँ, आप नए मार्केट में, जैसे अभी ओरेकल का भी 23 एआई आ गया, करेक्ट, हाँ, आर्टिफिशियल राइट, इंटेलिजेंस रिलेटेड, तो वो भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं डीबीए का काम कर रहा हूँ हुँ। और वही मेरा चलता रहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी आपके पास में कौन से डेटाबेस वर्ज़न चल रहे हैं? अभी हमारे पास तो 19 सी है, अभी तक 19 पे, 23 एआई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अच्छा, ऑर्गेनाइज ने, क्योंकि वो लेटेस्ट रिलीज हुआ है ना। तो करेक्ट, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करेंगे, पहले दूसरों का देखेंगे, हाँ, कि भई उनको कैसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस पे वो हमारे इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। कोई नहीं, ये तो सबका ही है करेक्ट। एंड बेसिकली वो भी चीज़ देखनी है कि भई आपके एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड लोग ना थोड़ा चेंज करने के लिए थोड़ा डरते भी हैं कि सब सही चल रहा है, क्यों ही करेक्ट। अभी के अभी जाना। सो बेसिकली एक बेसिक सा क्वेश्चन था सिंस यू आर ऑन एसएमई लेवल, पीपल आर आस्किंग कि भाई अगर मुझे ओरेकल आता है एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट डेटाबेस, ओके। जैसे हमारे मार्केट में माई सिक्वल है, आपका पोस्टग्रेसक्यूएल है, सिक्वल सर्वर भी है।
आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके हिसाब से ओवरऑल मार्केट में? सी अभी मार्केट के हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो एक काउचबेस करके एक बहुत अच्छा डेटाबेस आया है। राइट, हाँ, उसके बाद पोस्टग्रेस तो है ही, बिकॉज़ पोस्टग्रेस डेटा साइंटिस्ट लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, राइट, अलोंग विथ पाइथन एंड ऑल टू ऑटोमेट थिंग्स। हाँ, तो ये 2 डेटाबेसेस बहुत है। अगर आपको एडब्ल्यूएस वगैरह अमेज़न के डेटाबेस देखना है तो उसमें अरोरा अरोरा वगैरह है। है, पोस्टग्रेस ही है वो भी। हाँ, वो भी पोस्टग्रेस जैसा ही है, हाँ, बस उनका अलग फ्लेवर। हाँ, राइट, तो ये 2 डेटाबेसेस बहुत अभी मार्केट में अच्छे हैं। अगर आपको ये तीनों आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नाइस। फ्यूचर इज़ नाइस। मैं भी वही सोच रहा था क्योंकि हम लोग शुरुआत में क्या करते थे, सिर्फ ओरेकल डीबी का ट्रेनिंग लेते थे एंड आई वर्क विद द ओरेकल ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास में एक एंटरप्राइज़ डेटाबेस के साथ में एक ओपन सोर्स भी होना चाहिए। इश्यूज़ होना चाहिए, करेक्ट। तो वही मैं पोस्टग्रेस फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। हाँ, वो मैं आपके वीडियोज़ बहुत देखते रहता हाँ, हूँ टू बी फ्रैंक, क्योंकि मुझे भी उसमें बहुत सारा सीखने मिलता है। आपका कैसे होता है अभी जैसे प्रोडक्शन डीबीए भी हूँ मैं, अगर मैं टच में नहीं रहूँगा मैं भूल जाऊँगा चीज़। ऑब्वियसली हाँ। तो यू हैव टू कीप इन टच, तो फिर मैं वीडियोज़ आपके भी है, इधर-उधर से यूट्यूब वगैरह देख के वो सीखता रहना। नहीं हम ये अभी जो आपने स्टेटमेंट बोला ना, दिस स्टेटमेंट इज़ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू अस हुँ, हुँ। क्योंकि एक 17 इयर्स का बंदा हू इज़ ऑन एसएमई लेवल, ही ऑलरेडी हैव कि भाई समुद्र जैसा नॉलेज इनके पास में ऑलरेडी है। बट स्टिल जस्ट टू कीप द थिंग्स अपडेटेड आप करेक्ट। हमें फॉलो कर रहे हो थोड़ा बहुत। नहीं, 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 मैं बहुत आपके वीडियोज़ देखते रहता हूँ। बहुत सारे छोटे-छोटे जो टॉपिक्स रहते हैं, हाँ, जो मुझे कभी लगता है हाँ, मैं ये थोड़ा भूल गया हूँ, राइट। मैं टच में नहीं हूँ, तो मैं वो ब्रश अप करने के लिए वो देखते रहता हूँ। 17 साल के बाद भी पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ना पड़ेगा। आपको आईटी में अगर सस्टेन करना है तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप रुक नहीं सकते और आपको अपग्रेड करते रहना रहेगा। अभी जैसे मैंने ओरेकल किया है, मैंने हडूप किया हुआ है, बिग डेटा किया हुआ है, एडब्ल्यूएस किया है। अच्छा, अभी मेरा रिसेंटली चालू है डेटा साइंस का, ओके, नाइस। उसका भी मैं पीजीडीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, पोस्टग्रेस में सीखा हूँ बट पोस्टग्रेस अभी इतने वो लेवल पे नहीं, राइट, हाँ, हाँ। तो वो भी चल रहा है मेरा। सो ये जो आप बोल रहे हो लाइक आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट द पोस्टग्रेस और डीबीएस साइड। जैसे आपने बोला कि आपने बिग डेटा हाडूप भी किया है। ये आपको कैसे हेल्प करता है डीबी में? डीबीए में ये हेल्प नहीं करेगा। हुँ, एक्चुअली मेरा प्लान क्या था उस टाइम पे बिग डेटा हडूप करके मुझे करियर स्विच करना था क्योंकि ओरेकल डीबीए कर करके मैं थोड़ा वो हो गया था हाँ, ये अभी बहुत अभी थोड़ा-सा नया कुछ थोड़ा करेंगे। नया कुछ सीखेंगे। हुँ, बट वो अनफॉर्चुनेटली आईटी इंडस्ट्री में कैसे होता है अगर आपके प्रॉपर कनेक्ट्स नहीं हो, राइट, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, हुँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, राइट, तो एक एक्सपीरियंस लेवल पे आने के बाद आपको स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। करेक्ट, करेक्ट, आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। राइट, हाँ। तो बट मैंने सोचा कि ठीक है चलो सीख के तो रखते हैं, अगर मुझे कहीं मिला तो आई विल बी रेडी। नहीं अच्छा है क्योंकि फॉर्च्यूनेटली ये चीज़ मेरे साथ में हुई है। अगर आपने कभी सुना होगा तो आई वाज़ वर्किंग एज़ अ डीबीए बट मेरे मुझे भी ऐसा लगा कि अभी बहुत हो गया मतलब एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा-सा कुछ नया करेंगे। सो आई स्विच माय करियर फ्रॉम डीबीए टू डेटा इंजीनियर। ओके, तो उस टाइम पे मैंने सेम मतलब एक जगह से ट्रेनिंग लिया ओके। और चीज़ें हम लोगों को पहले आती है बस उसको थो सारी टेक्नोलॉजी तो एक जैसी ही है ना, बर तो आपका अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फिर कुछ नहीं। तो फिर मैं डेटा इंजीनियर में गया। उस टाइम पे मैंने हाडूप का लिया था। अच्छा, अभी तो हाडूप कोई यूज़ नहीं करता। कोई अभी नहीं। तो डेटा इंजीनियरिंग में आपका अपाचे स्पार्क, अपाचे स्पार्क। डेटाब्रिक्स वगैरह आ चुका है। बट वो फंडामेंटल्स अभी भी चल रहा है मार्केट के अंदर। वो बेसिक है, हुँ, वो यूज़ होगा। जैसे आप डेटाबेसेस में हम जो बोलते हैं ना, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया राइट, या मायस्क्ल हो गया। आप वो चीज़ देखोगे कि आर्किटेक्चर सबका सेम है। राइट, द ओनली थिंग इज़ उसमें नेम्स जो होता है, जैसे आपका ओरेकल में डेटाबेस बफर कैसे बोला जाता है, राइट। यहाँ पे शेयर बफर, बफर वगैरह शेयर्ड बफर, शेयर बफर बोलते हैं। रीडू लॉक को उधर रीडू लॉक बोलते बोलते हैं। हैं। तो वो सिर्फ नाम चेंज होता है, अच्छा। आर्किटेक्चर पूरा सेम है। तो अगर कोई इनिशिएट कर रहा है अपना करियर डेटाबेस में, द मेन थिंग ही हैज़ टू डू इज़ आर्किटेक्चर पूरा ध्यान से पढ़ लो। राइट। आपको आर्किटेक्चर आ गया, आपको ओरेकल या फिर कोई भी डेटाबेस आ जाएगा। तो वो स्विच करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है। नहीं काफ़ी अच्छा आपने दिया क्योंकि हम लोग भी वही बोलते हैं। क्योंकि अगर आपका आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग है तो फिर बाकी चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। करेक्ट, करेक्ट। एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे ये थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर कोई प्रोजेक्ट आता है आपके पास में लाइक बेसिकली यू विल बी वर्किंग विथ मल्टीपल क्लाइंट और क्लाइंट ने बोला कि बॉस मेरा ये एप्लीकेशन है, मुझे इसके लिए एक डेटाबेस सजेस्ट करो। क्या चीज़ देख के आप कौन-सा सजेस्ट कैसे करते हो? जैसे ओरेकल आप सजेस्ट करते होगे, तो कैसे ओवरऑल प्रोसेस कैसा होता है क्लाइंट के साथ में डिस्कशन वाला? नो, क्लाइंट के साथ में कैसे होता है ना, यू हैव डेटाबेस आर्किटेक्ट्स इन ओके। प्लेस। हुँ, तो वो आर्किटेक्ट्स, क्लाइंट, एप्लीकेशन टीम ये सबका मीटिंग्स होते रहता है, वो प्रोसेस है। हुँ। मीटिंग में पूरा रिक्वायरमेंट्स लिया जाएगा कि क्लाइंट को उसके डेटाबेस में क्या चाहिए। अच्छा, अगर उसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट क्या है, वो एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। ओके। तो उसको
मतलब अगर सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज है तो उसको ज़्यादा कुछ डेटा रखने की सिर्फ ज़रूरत है, तो आपको वेयरहाउस टाइप डेटाबेस राइट राइट हाँ अगर आपको कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन चल रहा है तो आप उसके हिसाब से देखोगे कि आपका मेमोरी वगैरह उसमें बहुत स्ट्रांग चाहिए, राइट हाँ जिसमें आपका लॉक्स ना लगे, आपका मेमोरी बहुत फाइन रहेगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा। करेक्ट हाँ तो वो सारे चीज़ें ये करके फिर उसमें आपके ट्रांजैक्शन डेली कितने आने वाले, अच्छा उस पे आप स्टोरेज डिसाइड करोगे कि बाबा मेरे डेली इतने ट्रांजैक्शन आएंगे। अगर वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है तो आप एक बैकअप लोकेशन लेके रखोगे, जैसे अपना टेप बैकअप्स वगैरह आते ही राइट रहता है, नेट बैकअप वगैरह। राइट तो आपको जितना रिक्वायर्ड डेटा है वो आप रखोगे, बाकी हम्म, सब टेप पे आप ट्रांसफ़र कर दोगे। अच्छा तो वो सब एनालाइज़ करके, वो सब स्टडी करके एक बिल्ड किया जाता है सर्वर, ओके उस पे एप्लीकेशन टेस्ट होता है। देन अगर वो सब उनको फाइन चल रहा है 1-2-3 महीने का, उनका टारगेट रहता है। अच्छा उसमें अगर सब सही चल रहा है देन दे मूव टू एक्चुअल प्रोडक्शन। कभी आपने अभी रिसेंटली देखा आपका क्लाइंट कोई माइग्रेट हो रहे हैं ओरेकल से दूसरी डेटाबेस में या फिर ओरेकल में खुश जी, ओरेकल में खुश है। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर उनको दूसरा चाहिए हम्म, किसी न्यू पर्पज़ के लिए, हम्म, तो वो इनिशिएट कर रहे हैं। राइट बट अभी फिलहाल के लिए ओरेकल में वो लोग खुश हैं। सो बेसिकली आजकल हम लोग जो सबसे बड़ा मीथ बोलो या फिर आप लाइक यू कैन टेल मी द रियलिटी हर बंदा जो आकर मुझे एक ही बात बोलता है कि हर बंदा मतलब बेसिकली फ्रेशर्स फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ा एडवाइस होगा लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एआई डेटाबेस जानने वाले हैं डेटाबेस का मार्केट डाउन होगा डेटाबेस में जॉब वैकेंसीज नहीं रहेंगी क्या आप कैसा देखते हो इसे नहीं, जैसे मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में है, आपके कुछ टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जो कभी नहीं जाएँगे। ओके जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस, ये हर एक चीज़ का कोर है। डेटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें डेटा है। हाँ, इसमें अफ़ेक्ट कैसे होगा, आप अगर अपग्रेडेड नहीं हो, राइट न्यू टेक्नोलॉजीज़ का नहीं हो, जैसे क्लाउड पे जा रहा है, अभी ओरेकल 23 एआई लेके जैसे आ रहा है मैंने राइट बोला। अगर उस चीज़ में आप अपडेटेड नहीं तो फिर आपका बहुत मुश्किल है। राइट बट अगर आप वो चीज़ों में करते रहोगे, हाँ, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा जॉब मेरे मुझे जो लगता है कि ड्यू टू ऑटोमेशन कमिंग टू मच इन प्लेस, जॉब थोड़े कम हो जाएँगे, बट डेटाबेस कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा डेटाबेस हमेशा रहेगा क्योंकि विदाउट डेटा कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन काम नहीं कर सकता। डेटा इज़ कोर वी कैन से। नहीं लोगों को ये समझना भी चाहिए क्योंकि देखो आप मतलब हम लोग अभी ये मेरे हिसाब से ओरेकल तो 1980s की टेक्नोलॉजी है करेक्ट। आज भी हम लोग जब बार देख रहे हैं कि भाई किसका प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा है, कब कौन सा डेटाबेस आईडीबीएमएस में यूज़ किया जाता है, तो ओरेकल हमेशा टॉप लेवल पे ही आता है। ओरेकल टॉप में क्यों है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने उनका स्टडी किया है या मैंने नोटिस किया है। ओरेकल बहुत स्मार्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। ये उनके 19C वगैरह वर्जन्स है ना, ये उनके ऑलरेडी 5-10 साल पहले से प्लान्ड है। वो अच्छा। एक-एक, एक-एक फ्लेवर अपने निकालते रहते हैं बाहर। वो जैसे होता है ना कि मिठाई थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी जैसे हमने वो बचपन में कहानी सुनी होगी, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी होती है। हुँ, तो एक साथ सारे अंडे निकालोगे तो आप ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी होता है। बराबर है, हाँ। तो सारे अंडे निकालोगे तो आप खत्म हो जाओगे, मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो जैसे-जैसे धीरे चीज़ें आएगी, जैसे पहले 8 आए, 9 आए वगैरह, राइट, फिर उन्होंने धीरे-धीरे 11G वगैरह वो सब ग्रिड वगैरह निकालना चालू किया। अभी फिर क्लाउड आ गया तो 19C वगैरह। राइट, अभी एआई मार्केट में आ रहा है तो 23 आए। एआई आ गया। अभी आप देखोगे 23 आए, ये बिल्ड करने में इतना ईज़ी नहीं है। तो दैट मीन्स दे ऑलरेडी हैड देयर प्लान और उसके पास सब था। वो सिर्फ धीरे-धीरे निकालते जाएँगे। ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी है। सो बेसिकली हम लोग जो एंड यूज़र है, करेक्ट। इवन दो वी आर ए डीबीए, हम लोग खुद ही 5-10 साल पहले मतलब पीछे है उनसे। उनसे पीछे है, वो इतना एडवांस है ओरेकल। मे बी हो सकता है उनके पास में ऑलरेडी 25 या 26 ईयर्स सब ऑलरेडी रेडी रहेगा उनके पास, हाँ। बट वो धीरे-धीरे निकालेंगे। तो जब बात आती है कि हम लोग कंपैरिज़न करते हैं 2 चीज़ों में, जैसे समझ लो मेरे पास में एक एप्लीकेशन है एंड मुझे 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन है, SQL सर्वर लेना चाहिए कि ओरेकल लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? कौन-सा बेटर रहेगा? सीक्वल सर्वर का इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, हुँ, बट ओरेकल रहेगा तो वो अगेन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है, ओके। कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप सिक्योरिटी वाइज़ देखोगे तो अभी हमेशा हम लिनक्स को ही प्रेफ़र करते हैं, अच्छा, जो ओरेकल डीबी राइट, राइट, हाँ। डेटाबेस चलता है। आप कौन-सा लिनक्स यूज़ कर रहे हो उधर? रेड हैट रहता है हर रेड हैट यूज़ कर रहे हो। हाँ, ओरेकल लिनक्स नहीं यूज़ करते आप लोग? नहीं ओरेकल लिनक्स नहीं यूज़ करते, सिर्फ़ रेड हैट रहता है क्योंकि ओरेकल लिनक्स में फिर उनका एडवांस और उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो रेड हैट लिनक्स का भी सपोर्ट का पैसा लेते होंगे ना ये लोग? हाँ, लेते होंगे बट फिर वो टोटल डिपेंडेंसी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन एक चीज़ पे नहीं रखती, अच्छा, अच्छा। कि अगर आप टोटल डिपेंडेंसी रखोगे तो वो मोनोपोली हो जाती है और फिर उसमें वो आपको बहुत सारा बोलते हैं ना डिपेंडेंसी हाँ, 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 हाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा
हर एक प्रोडक्ट्स थोड़े थोड़े इधर है। जैसे हम अब देखोगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ही उसके, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस है, टीसीएस के पास हजारों क्लाइंट है, बट वो जो क्लाइंट्स है वो सारा कुछ टीसीएस को नहीं दे देंगे, बेसिक वो हर एक कंपनीज में डिवाइड करेंगे ताकि डिपेंडेंसी ना रहे एंड दैट कंपनी आगे जाके उसका मिसयूज ना कर पाए। मैंने खुद देखा है, मतलब करेक्ट कितने सारे क्लाइंट्स है कि जो मैं जब कॉग्निजेंट में था तो वहाँ पे भी था, सेम क्लाइंट मुझे वो विप्रो में भी मिला, इन्फोसिस में भी मिला। करेक्ट करेक्ट सो बेसिकली वो डिवाइड कर रहे हैं कि भाई सारा काम एक जगह पे ना, ना रखे। तो वो भी एक बिजनेस बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो, है ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो Right. उसका कुछ भी मिसयूज हो सकता है और वो आपके बिजनेस पे बहुत अफेक्ट हो सकता है। तो आप अपने प्रोजेक्ट में अभी हायरिंग तो करते होंगे रे? करेक्ट करते हैं। बेसिकली मुझे ये समझना है कि जब भी आप किसी को हायर करते हो तो क्या चीजें उस बंदे में देखते हो? जब हायर करते हैं तो सबसे पहले तो उसका, मैं जैसे बोला कि आपका, अगर मैं ओरेकल के लिए हायरिंग कर रहा हूँ तो आपका ओरेकल आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। तो अभी जैसे मैं एक कोई फ्रेशर है या एक साल का एक्सपीरियंस है, तो उससे मैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता राइट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, राइट राइट क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। राइट बट मैं ज़्यादा देखूंगा कि उसका कॉन्फिडेंस कितना है, राइट उसको सीखने की कितनी इच्छा है, या कि ये मैं कर लूंगा, नहीं आता अभी बट मैं सीख के कर लूंगा। ओके। वो एक चीज़ देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली, क्योंकि आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ आपका आर्किटेक्चर आपका स्ट्रांग है, बेसिक आपको, जैसे आप कोई भी डीबीए में बोलूंगा, अगर आपको चीज़ें पता है कहाँ कैसे यूज़ करनी है, तो कमांड्स वगैरह आपकी ज़रूरत नहीं है। कमांड्स आपको गूगल गूगल पे हमारा मिल मिल जाएगा। जाएगा। बट आपको वो पता होना चाहिए ये कमांड मुझे रन कहाँ पे होना चाहिए। बेसिक्स जो होते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो वो सही, वही सारी चीज़ें हम देखते हैं। आप अभी वो अपने यहाँ पे फ्रेशर्स कभी हायर करते हो या फिर सारे? हाँ, रहते हैं हमारे यहाँ पे फ्रेशर्स भी रहते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। अभी ओके। जैसे पैचिंग प्रोजेक्ट है तो उनको पैचिंग रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अच्छा। कंपनी प्रोसेसेस जो रहता है उसके बारे में गाइड किया जाता है। और फिर धीरे-धीरे उनको डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं देते, क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये एक्चुअली जो प्रोसेस आपने बताया ना, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है। लोगों को क्या लगता है, फ्रेशर्स लोगों को, अगर मैं कल डीबीए में गया, लेट्स टेक एग्जांपल, ही गॉट सिलेक्टेड इन विप्रो एंड आपके प्रोजेक्ट में आया, उसको लगता है कि दूसरे दिन से ही उसको डायरेक्ट प्रोडक्शन में डाल देंगे। नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसको प्रोडक्शन में डालोगे मेरा जॉब खतरे में आएगा। उसने कुछ गलत कमांड इधर-उधर कर दी, तो प्रोडक्शन बैठ गया, क्लाइंट मुझे ही पकड़ेगा। ऑब्वियसली हाँ। तो वो कभी नहीं होता। आपको आईटी में पहले आने के बाद केटी दिया जाता है, जिसको हम नॉलेज नॉलेज बोलते हैं। ट्रेनिंग दिया जाता है। आपका फिर पहले वो शैडोइंग प्रोसेस होता है। राइट। पहले मैं कुछ डेवलपमेंट सर्वर्स आपको दिखाऊँगा, या प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं आपको दिखाऊँगा कि ये प्रोसेस होता है, ऐसे करना है। वो देखने के बाद फिर डेवलपमेंट सर्वर फ्रेशर को दिया जाएगा। ओके। मैं पीछे बैठ के उसको मॉनिटर करूँगा, वो सही सब स्टेप्स कर रहा है क्या नहीं। अच्छा। उसके बाद पे कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर हम डेव से उसको यूएटी मूव करेंगे। अच्छा। और यूएटी होने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये सेट है, इसको सब पता है, फिर उसको प्रोडक्शन कब में जाना है। मेरे हिसाब से दुनिया में जितने भी डीबीए है, सबने यही प्रोसेस फॉलो किया। सबने, मैंने खुद ने भी किया है। तो मुझे भी, मैं जब स्टार्ट में था तो मुझे भी डायरेक्ट प्रोडक्शन पे काम नहीं दिया है किसी ने। तो वो बेसिक प्रोसेस ही है। वो आपका पहले प्रोग्रेस देखेंगे कि हाँ, ये काम कर सकता है, करेक्ट करेक्ट। और तो फिर उसके आपका नॉलेज और आप वो कॉन्फिडेंस आ गया मैनेजर को, वो हुँ, आपको सीधा प्रोडक्शन पे, वो अभी आपके टैलेंट पे डिपेंड है। राइट। तो आप कितना टाइम ले रहे हो उसको, उस पे वो आगे हो जाए। ये अब हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ना, डिस्कस करते-करते आपने बोला कम्युनिकेशन। हुँ। कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? मतलब कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ना, आपके क्लाइंट्स, ऐसे नहीं कि आपका क्लाइंट हमेशा इंडिया का ही रहेगा। हुँ, और बीइंग इन कॉर्पोरेट आपको इंग्लिश बेसिक नीड है जो आनी चाहिए बात करने के लिए। करेक्ट। हाँ, ठीक है, आपके फ्रेंड्स है या कुछ, आप हिंदी वगैरह में दूसरे अपने लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। अभी जैसे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, राइट, तो उनको तो इंग्लिश के अलावा आपकी लैंग्वेज नहीं आती। राइट, तो वो जब बात कर रहे हो तो वो आपको समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक इंग्लिश, मैं नहीं बोलता कि आप बहुत प्रो होने चाहिए, करेक्ट, बट आपको उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है। अब उनके अलग-अलग एक्सेंट्स होते हैं। राइट। जैसे आप यूएस का पकड़ोगे, रशियन क्लाइंट रहेगा, जर्मनी क्लाइंट रहेगा, हुँ, तो वो पकड़ते आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। नहीं तो आप कॉल पे हो किसी क्लाइंट के साथ, राइट, वो क्या बोल रहा है आपको समझ नहीं रहा है, वो एस्केलेट कर देगा आपके आगे। ऑब्वियसली। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है उस मामले में। तो बेसिक तो कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए कि समझ में आए सामने वाला क्या बोल रहा है। सो हमारे जो लर्नोमेट के जो सब्सक्राइबर है या फिर जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, काफ़ी लोग अपना करियर डीवी में स्टार्ट करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं ना कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके करियर में गैप है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न, जैसे लेडीज़ लोग हमने बहुत बार देखा है कि शादी के बाद में या फिर फैमिली के बाद में वो अपना करियर रिज़्यूम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, मतलब
सिर्फ बीटेक से नहीं है, मतलब जैसे आप यू आर आल्सो कमिंग फ्रॉम बीसीए बैकग्राउंड, राइट? सो क्या आप एक कैन यू टेल सम प्रोसेस कि भाई वो अपना करियर डीबीए के अंदर किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? सी फर्स्ट थिंग तो अगर आपका गैप हुआ है, आप आईटी इंडस्ट्री में नहीं हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड है, सबसे पहला स्टेप है यू ट्राई टू गेट इनटू आईटी इंडस्ट्री। करेक्ट। कोई भी जॉब हो, आप ये मत सोचो कि मुझे डीबीए करके ही घुसना है। आप आईटी में घुस जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्गेनाइजेशन है विप्रो। एज अ फ्रेशर आप कोई भी पोस्ट पे विप्रो में घुस जाओ। वहां आने के बाद आप अपना टेक्नोलॉजी स्टडी करके अपग्रेड करो। इंटरनल आपको स्विचेस बहुत मिल जाते हैं। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है, वो नॉलेज है, तो आपको इंटरनल स्विच आप एचआर के साथ वगैरह डिस्कस करके, या एक टैलेंट मैनेजमेंट टीम होती है जो आपको उस बेस पे इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे इंटरनली, और आपको उसमें घुस सकते हो आप अगर यही बोलोगे कि मेरा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोर्स किया है, मैंने सर्टिफिकेशन किया है, मुझे ओरेकल में ही चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। तो आप आईटी में फर्स्ट, नॉन आईटी बैकग्राउंड के लिए मैं बोल रहा हूँ, या फिर सेकंड वे है आप मल्टीपल डेटाबेस फ्लेवर्स पे नॉलेज ले लो, प्रैक्टिस करो, जिसमें आपको एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्शन एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा, बट आपको एटलीस्ट इश्यूज हैंडल करना आना चाहिए। आपका एक लॉजिक होना चाहिए कि मुझे कैसे इश्यूज हैंडल करना है, और मल्टीपल डेटाबेसेस फ्लेवर रहेगा तो आपको इंटरव्यूज में क्रैक करना इजी जाएगा। अगर आप एक ही ओरेकल लेके जाओगे तो वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके साथ आपके पास पोस्टग्रेस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी हाँ बाबा, मुझे ये लेवल पे 2 डेटाबेस पता होने वाला इंसान मिल रहा है। राइट। तो वो एक स्ट्रैटेजी है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली घुसो कोई भी प्रोफाइल में, और इंटरनली फिर यू कैन ईज़िली स्विच। राइट। या फिर आप मल्टीपल थोड़ा स्टडी करके 2-3 फ्लेवर के डेटाबेसेस, अच्छा नॉलेज गेन करके आप घुस सकते हो। सो इट्स अ गुड थिंग, लाइक आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। बेसिकली योर आर्किटेक्चर शुड बी स्ट्रांग। एंड जैसे आपने बताया कि एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंट्री पॉइंट बहुत कि आप बहुत कहीं से भी जाओ, हुँ। ऐसा नहीं कि डीबीए के पीछे लगो, जो मिलता है ले लो, थोड़ा बहुत एक्सपोज़र मिलेगा। एंड हर मतलब जॉब प्रोफाइल में कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है करेक्ट। लोगों और को। वो कैसे होता है ना, आप सिर्फ डीबीए डीबीए करके वही फोकस करके अब इंडस्ट्री में घुसना चाहोगे। राइट। क्या पता आप उधर जाओगे और आपको एक बहुत बड़ी लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी हो पे काम सकता मिले, है, हो वो सकता भी पॉसिबिलिटी है। है, हो आपको सकता है। ट्रेन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में कि रिक्वायरमेंट है, मुझे फ्रेशर्स चाहिए, हम उनको एआई में ट्रेन करेंगे और उनको वो अच्छा, करियर देंगे। तो वो आपके लिए भी अच्छा है, और अगर आपका लक है तो आपको डीबीए में भी तो मिल ही जाएगा ईज़िली। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे बताना था, बिकॉज़ ओवरऑल तो हम लोगों ने सारा कवर कर लिया। जिस चीज़ के लिए हम लोग काम करते हैं, सारे आप, मैं, पूरी दुनिया जो देखने वाले हैं, सबके पीछे एक ही रीज़न है, पैसा। पैसा। कि भाई डीबीए में पैसा है या नहीं है? पैसा है, बहुत पैसा है, बट वो उसके लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ़ बोलोगे मैं सिर्फ़ ओरेकल का बेसिक में प्रोडक्शन डीबीए बन के मैं ग्रोथ करते जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसमें बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंस ले लेते हो, अपना टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ एडिशनल फ्लेवर्स ले लोगे, आपको मार्केट में बहुत पैसा है। और उसके साथ अगर डीबीए के साथ आपको ऑटोमेशन आ गया, तो फिर तो आप माँगो से पैसा 50 लाख 60 लाख माँगते रहो। तो वो है। सो जैसे गुरुदत्त अपने सर जी ने कहा कि आप देखो डीबीए के अंदर काफ़ी पैसा है, क्योंकि हम लोग जो हमारे कलीग हैं, बाकी सब लोगों से हम लोग पॉडकास्ट में भी डिस्कस करते हैं। सर जी का भी अपना पैकेज बहुत अच्छा होगा, हम पूछेंगे नहीं। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपका जो मेन टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसको आप नेक्स्ट लेवल पे उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। अलोंग विद दैट यू कैन टेक एडिशनल फ्लेवर्स, लाइक जैसे उन्होंने बोला पोस्टग्रेसql, मोंगोडीबी, जो भी आपको आता है आप उसको और एक्सपर्टाइज ले लो। यू शुड बी गुड विद द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, काफ़ी मार्केट में चलते बहुत। रहता है ना, काफ़ी कम लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बहुत डीप है, क्योंकि बहुत उसके लिए आपको आर्किटेक्चर कोर से पता होना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें। क्योंकि आर्किटेक्चर ही परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का मेन चीज़ है। आपका मेमोरी स्ट्रक्चर, राइट। फिर आपके लॉग्स कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आपका सीक्वेंशियल फाइल रीड वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इन द एंड में जो बोला ना, आपका आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको सब ईज़िली आ जाएगा। तो देखिए, सब अब मैं बोलूँगा तो फिर बोलोगे आप ब्रांडिंग कर रहे हो। काफ़ी ब्रांडिंग तो हम लोग कर नहीं रहे। सो काफ़ी मतलब मोटिवेशनल एंड मोर देन दैट काफ़ी चीज़ें, मतलब 17 साल के एक्सपीरियंस में जो उन्होंने हर दिन देखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये 30 मिनट के पॉडकास्ट में आपको बताई गई है। बाकी आपको आई होप ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। एंड अगेन, अगर आप लर्नमेट को नहीं जानते हो तो ये पॉडकास्ट के थ्रू लर्नमेट जानते हो। एक चीज़ तो मुझे ब्रांडिंग करना पड़ेगा कि ही इज़ 17 इयर्स
and he is watching Learnomate videos. True. I agree. So thank you so much for giving your valuable time. मुझे पता है मतलब गिविंग द टाइम ऑन सेट मतलब फ्राइडे आओ इतना टाइम दूर से ट्रैवल करो इट्स नॉट इजी बट स्टिल आप आए एंड हमारे जो फॉलोअर्स है उनको आपका टाइम दिया एंड ऑब्वियसली मतलब 17 साल का पूरा जो आपने एक्सपीरियंस है वो भी आपने यहाँ पे डाला सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू इवन आई एम ग्रेटफुल क्योंकि मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और वो किसी और को थोड़ा नहीं बट कुछ तो उससे बेनिफिट हो जाए। नहीं काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि हमारे जो मेन ऑडियंस है ना वो डीबीए वाला ही है करेक्ट। एंड कोई भी डीबीए आता है तो मोस्टली मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं खुद जाऊँ खुद पॉडकास्ट लूँ एंड मुझे भी काफ़ी इससे आप मतलब सीखने को मिलता है क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है वेदर इट इज अ जूनियर और सीनियर सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप आए अगेन थैंक यू थैंक यू आई एम ग्रेटफुल थैंक यू।